हेलो फ्रेंड, नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स के इस यूपी स्पेशल सीरीज में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम होने जा रहा है, उसी के लिए हमने प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं उसको सॉल्व करा रहे हैं। हम लोग उसकी एक श्रृंखला हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग 2018 का पीसीएस प्री का पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक है, 2018 का पीसीएस प्री का पेपर आज हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। ये आप देख सकते होंगे कि एग्जाम आपका कब हुआ था। देखिए, ये पेपर आपका हुआ था 28/10/2018 को। ठीक है, यानी 28 अक्टूबर 2018 को जो आपका एग्जाम हुआ था पीसीएस का, उस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे हमने सेगमेंट वाइज में बांट दिया है कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन थे, मिडल से क्या था, मॉडर्न से क्या था, ज्योग्राफी से क्या था, हिस्ट्री पॉलिटी से क्या था, तो सारे अलग अलग आपके कर दिए गए हैं। ठीक है, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्राचीन इतिहास से संबंधित जो भी थे, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित क्वेश्चन, उसको हमने समाहित किया। पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, देख सकते होंगे। पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बताइए, पशुपालन के प्रमाण आपको किन स्थानों से मिलते हैं? औदे से मिलते हैं, बोरी से मिलते हैं, बागोर से मिलते हैं, या लखनिया से मिलते हैं? तो आप सबको पता है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो साक्ष्य आपको मिलते हैं, वो एक तो मिलता है आपको आदमगढ़ से। ठीक है, एक कहां से मिलता है? आदमगढ़ से, जो कि कहां पे है? एमपी में है। और दूसरा आपको साक्ष्य मिलता है बागोर से। ये बागोर आपका कहां पे है? राजस्थान में है। ठीक है, तो इन दो स्थानों से आपको किसके साक्ष्य मिलते हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बागोर हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। तो निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागोर से आपके पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। कहां से? बागोर से और आदमगढ़ से। आदमगढ़ आपका एमपी में है और बागोर आपका कहां पे है? राजस्थान में है। इस बात को याद रखिएगा। इन दो स्थानों से आपको इसके साक्ष्य मिलते हैं। चीजें क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये चार आपको कूट में दिया हुआ है, चार केंद्रों के नाम दिए गए हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन से ऐसे केंद्र हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। जैसे कालीबंगा दिया है, लोथल दिया है, आलमगीरपुर दिया है और हुलास दिया है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र आपके कौन कौन से हैं? ये आपका 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में देखिए कौन कौन से स्थित हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपके जो स्थित है उसमें है आपका आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर कहां पे है? आलमगीरपुर आपका मेरठ में स्थित है। ठीक है, आलमगीरपुर कहां पे है? मेरठ में है। इसके अलावा हुलास आपका कहां पे है? ठीक है, हुलास के बारे में अगर आप पूछे कहां पे, तो ये आपका सहारनपुर जिले में। ठीक है, सहारनपुर जिले में आपका हुलास स्थित है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी पूछ लेता मांडा कहां पे है, तो मांडा भी आपका कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। ये भी याद रखिएगा। अगर कभी मांडा के बाद मांडी पूछ ले, ठीक है, नाम में थोड़ा ही डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा। मांडी पूछ ले तो कहां पे हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। तो मांडी पूछे जम्मू कश्मीर में, मांडा पूछे तो यूपी में, हुलास आए तो सहारनपुर यानी यूपी में, आलमगीरपुर कहां पे? यूपी में। कालीबंगा के बारे में कभी पूछ ले तो कहां पे हो जाएगा? कालीबंगा आपका कहां पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। लोथल आप सब जानते हैं कहां पे है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 और 4, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। 4 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? बताइए, निम्न में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? आप बताइए। 3 नंबर सवाल आपके सामने पूछ रहा है कि शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? ऑप्शन ए दिया है वाजनसी, मैत्रेयी, तैत्तिरीय या काठक। तो आप सबको पता है कि शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? वाजसनेयी संहिता है। ठीक है, वाजसनेयी संहिता है, आप सब जानते हैं। यजुर्वेद क्या है? एक कर्मकांडीय वेद है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि यजुर्वेद के बारे में अगर पूछे कि कर्मकांडों के बारे में कहां दिया गया है, तो कर्मकांड के बारे में आपका यजुर्वेद में ही दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? कर्मकांडीय से संबंधित वेद के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है आपका और एक आपका क्या हो जाएगा? कृष्ण यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, दोनों याद रहेगा। तो यजुर्वेद की आपकी कितनी शाखाएं होने वाली हैं? 2 शाखाएं, एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक आपका कृष्ण यजुर्वेद है। इस प्रकार से इसकी शाखाएं होती हैं और शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी कहते हैं। ठीक है,
यजुर्वेद में आपके कर्मकांडों से संबंधित जानकारी सारी प्रदान की गई है। इसमें 40 अध्याय आपके हैं, ठीक है। यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं, जिसमें कर्मकांडों से संबंधित बातें आपकी बताई गई हैं। तो कभी भी अगर कर्मकांडीय वेद के बारे में पूछेगा तो क्या बताएंगे? यजुर्वेद। इसके कितने उपभाग हैं? तो इसके 2 भाग है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद, यानी 2 शाखाएं हैं। और इसी शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। तो 3 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपका ये सवाल कहां पूछा गया है? उत्तर प्रदेश के प्री एग्जाम जो हुआ पीसीएस का 2018 का ये सवाल है, ठीक। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया, अक्सर रिपीट होता रहता है। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? बताइए। खारवाल के बारे में जानकारी देता है, अशोक के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, या कनिष्क के बारे में? आप सबको पता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो कि खारवेल के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। किसके बारे में जानकारी देता है? खारवेल शासक के बारे में आपको जानकारी कहां मिलती है? हाथी गुम्फा से। खारवेल कहां के शासक थे? तो ये कलिंग के शासक थे, ठीक है। कलिंग के शासक थे खारवेल, जिनके बारे में जानकारी आपको हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। और ये अभिलेख कहां पे स्थित है? अभिलेख के बारे में पूछे कि हाथी गुम्फा का अभिलेख भैया कहां पे है? तो उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर के समीप ये स्थित है, ठीक है। उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर के समीप आपका ये स्थित है। चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही हैं? ठीक है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में कभी भी पूछे, 2 ही चीज बन सकता प्रश्न कि किससे संबंधित है, तो ये आपका खारवेल से संबंधित है और उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित है। आगे बढ़ रहा हूं, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन करने चल रहे हैं गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में। सवाल नंबर 5 आपके सामने है। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश को एक सूची में दिया गया है और उसी के बगल में दूसरी सूची दी गई है उनके राज्य को। तो सूची का मिलान करने वाला एक क्वेश्चन था। देखिए, विष्णुगोपा जो कि समुद्रगुप्त के समकालीन ही नरेश है, पूछ रहा है कि ये कहां के थे। तो विष्णुगोपा आपके कहां के हो जाएंगे? कांची के हो जाएंगे, ठीक है। उग्रसेन कहां के हो जाएंगे? पालक्का के हो जाएंगे। तो देख सकते होंगे डी का 2 आप मिला लीजिए, कहां पे मिल रहा है? देखिए सी, यहां पे भी डी का 2 कहीं पे नहीं मिल रहा है, यहां पे भी आपका नहीं मिल रहा है। तो पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपको एलिमिनेट पद्धति आ रही है तो आप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आएंगे। देखिए, अगर आपको केवल एक ही पता हो जाए कि डी का 2 मिल रहा है कांची, तो यहां से आप मिला सकते हैं डी का 2 केवल और केवल यहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा? 3। धनंजय का क्या हो जाएगा? कुस्तलपुर हो जाएगा। नीलराज का कहां से मिला देंगे? अवमुक्त से मिला देंगे। उग्रसेन को कहां से मिला देंगे? पालक्का से मिला देंगे। और विष्णुगोपा को आप कहां से मिला देंगे? कांची से मिला देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 5 का क्या हो गया? सी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी आपको कहां से मिलती है? बताइए। सारनाथ लेक से, बेसनगर लेक से, या अयोध्या लेक से, या हाथी गुम्फा लेक से? तो हाथी गुम्फा लेक से आपको खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है, अभी मैंने आपको बताया इसके पहले, ठीक है। खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र संघ ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसकी जानकारी हमको अयोध्या लेक से मिलती है। कहां से मिलती है? अयोध्या लेक से इसके बारे में जानकारी आपको मिलती है, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल क्या है? 185 से 149 ईसा पूर्व का इनका शासनकाल माना जाता है, ठीक है। 149 ईसा पूर्व का। चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। देखिए 7 नंबर सवाल है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा जाता है। दिया है कथन ए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए हैं, तो बिल्कुल सफल हुए हैं। दिया है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो कथन भी सही है और कारण भी सही और व्याख्या भी करता है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, सभी राज्य आपस में ही लड़ रहे थे, ठीक है। उस समय राष्ट्रीयता की भावना का कोई विकास ही नहीं हुआ था कि हमारे राष्ट्र पे हमला हो रहा है। जब किसी राज्य पे हमला होता तो उसको अपना निजी हमला माना जाता था, ठीक है। तो इस वजह से उनमें जो एकता की कमी थी, इसी कारण भारत पर तुर्की का आक्रमण क्या हुआ? सफल हुआ। तो कथन ए भी सही है, कारण भी सही है और दोनों सही व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक। आगे 8 नंबर सवाल है। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना। बताइए। बृद्धेश्वर का मंदिर दिया है, गंगकोट चोलपुरम राजेंद्र चोल के द्वारा बनाया गया था, आप सबको पता है, ठीक है। राजेंद्र चोल के द्वारा ये आपका बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा सप्त पैगोडा
शब्द पैगोडा क्या है? सबसे प्राचीन मंदिर है आपका, इसमें से शब्द पैगोडा है, जिसको कब बनाया गया था? तो शब्द पैगोडा को आपको 640 से 674 ईस्वी में बनाया गया था। 640 से 674 नरसिंह वर्मन वन के समय में इसको बनाया गया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन एक के समय में इसको आपका बनाया गया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन एक के समय पे। इसके बाद महाबलीपुरी का जो मंदिर है वो आपका बनाया गया था नरसिंह वर्मन सेकंड के काल में। ठीक है, ये किसके समय में बनाया गया था? नरसिंह वर्मन सेकंड या राज सिंह के काल में। ठीक है, नरसिंह वर्मन सेकंड के काल में इसको बनाया गया था महाबलीपुरम का ये मंदिर। ये 674 से 800 ईस्वी के बीच में बना है। ठीक है, 674 से 800 ईस्वी के बीच में आपका ये मंदिर बना है। इसके अलावा मैंने बता दिया गंगकोट चोलपुरम मंदिर सबसे बाद में बना है। कब? राजेंद्र चोल के द्वारा 1012 से लेके 1044 के बीच में ये आपका बना हुआ है। ठीक है, और बृहदेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सबको पता है कि कब बना है? राजराज चोल के काल में ये बना है। ठीक है, 1004 से लेके 1009 के बीच में बना है राजराज प्रथम के काल में। ठीक है, राजराज प्रथम के काल में। तो मिलाने के लिए आया था, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी आप मिला लीजिए 4 3 1 2। ठीक है, सबसे पहले क्या बना? 4, फिर 3, फिर आपका हो जाएगा 2 और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, सबसे लास्ट में 2। ठीक, आगे बढ़िए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो कि विदेशी व्यापार से संबंधित थी? श्रेणी, नगरम, नानादेश और मणिग्राम। तो देखिए ये दोनों संस्थाएं नानादेश और मणिग्राम ये किससे संबंधित थी? विदेशी व्यापार से संबंधित थी। ठीक है, और इसलिए आयोग ने इसका उत्तर दोनों माना है। ठीक है, व्यापारियों से संबंधित कौन सी? तो श्रेणी जो है ये व्यापारियों की एक क्या थी? संबंधित थी। तो ये संस्था किससे संबंधित थी? व्यापारियों से संबंधित थी। ठीक है, तो श्रेणी जो थी ये व्यापारियों से संबंधित थी। नानादेशी और मणिग्राम आपकी विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थाएं थी। तो इसलिए इसका उत्तर आयोग ने सी और डी दोनों सही माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दिया है अदीना मस्जिद आपका मांडू में दिया है। बताइए, अदीना मस्जिद मांडू में नहीं है। अदीना मस्जिद कहां पे है आपका? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ये मस्जिद आपका कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है। सवाल ये पूछा था इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। इसका निर्माण सिकंदर शाह ने कराया था। याद रखिएगा, अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने कराया था 1360 के आसपास। ठीक है, सिकंदर शाह ने इस मस्जिद का निर्माण कब कराया था? 1360 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा देखिए, लाल दरवाजा मस्जिद कभी आपसे पूछे कहां पे है, तो जौनपुर में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दाखिल दरवाजा कहां पे है? गौड़ में है। और 3 दरवाजा आपका अहमदाबाद में है। ठीक है, तो 3 दरवाजा अहमदाबाद में, दाखिल दरवाजा गौड़ में और लाल दरवाजा मस्जिद कहां पे है? जौनपुर में। तो लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में, इस बात को याद रखिएगा विशेष तौर पे। अदीना मस्जिद हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। किसने बनवाया था? सिकंदर शाह ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1360 ईस्वी में बनवाया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है कि मध्यकाल में संस्कृत में लिखी गई जितनी पुस्तकें संगीत की थी वो संस्कृत में लिखी गई थी और उनका फारसी में अनुवाद किया गया था। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। तो ये भी सही है, लेकिन ये व्याख्या सही नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते देखते 12 नंबर सवाल आपके सामने आ गया है। देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए, देवगिरी का दिया है शंकर देव। ठीक है, वारंगल का आपका दे रहा रामचंद्र देव। तो वारंगल का रामचंद्र देव नहीं होगा, बल्कि देवगिरी का ही रामचंद्र देव भी शासक थे। ठीक है, तो रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे और उनके बाद उनका जो पुत्र हुआ यानी शंकर देव जो हुआ वो शासक बना था। ठीक है, तो रामचंद्र देव तो देवगिरी के शासक थे। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बी वाला सही नहीं है। होयसल वीर बल्लाभ थे, मदुरै के वीर पांडे थे, ये सही है। दोनों सही है, सिर्फ एक नहीं सही जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, चीजें क्लियर है। और वारंगल के कौन थे? तो प्रताप रुद्रदेव थे। वारंगल के शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव थे। ठीक है, प्रताप
रुद्रदेव थे। चीजें क्लियर हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मुगल साम्राज्य के बारे में, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? दिया है ध्रुवदास की रचना का नाम है भगत नामावली, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। नाभादास का भक्तमाल है, ये भी सही है। रसखान का रसिक प्रिया, अरे भैया रसिक प्रिया तो केशोदास की है। ठीक है। रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशोदास की है। तो ये कौन सा सही नहीं है? सी वाला नहीं सही है। ठीक है, सी वाला आपका सही नहीं है। रसखान की जो रचना है उनका नाम है प्रेम वाटिका। ठीक है, रसखान की रचना का नाम एक याद रख लीजिए, प्रेम वाटिका। ये कई बार पूछा है। ठीक है, लेकिन रसिक प्रिया किसकी हो जाएगी? केशोदास की हो जाएगी। ठीक है, रसिक प्रिया किसकी हो जाएगी? केशोदास की। और उस्मान की क्या है? चित्रावली है। तो याद रख लीजिए, ध्रुवदास की भगत नामावली, नाभादास की भक्तमाल, रसखान की प्रेम वाटिका, रसिक प्रिया केशोदास, उस्मान की रचना का नाम चित्रावली। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किसके लिए हो? बताइए। तो मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग मिलता है। ये 2018 में सवाल पूछा गया है। देखिए किससे संबंधित है? परगना के समानार्थी था, सरकार के समानार्थी था, या सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। तो ये दोनों के बीच के चीज को क्या कहते थे? चकला शब्द के नाम से हम लोग जानते थे। आगे बढ़िए, 15 नंबर सवाल है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण बताइए, हमीदा बानो बेगम ने, सलीमा सुल्तान ने, जीजी अंगा ने, या माहम अंगा ने? तो माहम अंगा ने कराया था। कब? 1561 में। ठीक है, तो माहम अंगा ने दिल्ली में पुरानी किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1561 ईस्वी में करवाया था। इस बात का भी ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक है, ये धाय माँ थी अकबर की। ठीक, माहम अंगा के बारे में आप सब जानते हैं, ये धाय माँ थी अकबर की, या ये कहिए कि अकबर की संरक्षिका थी। आगे देखिए, 16 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही चयन कर दीजिए। ठीक है, देखिए जहांदर शाह ये कब आया था? 1712 से 1719 के आसपास आपका जहांदर शाह था। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद आता है अहमद शाह, और अहमद शाह के बाद आता है आलमगीर सेकंड। ठीक है, सब लोग क्रम से आते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये सब किस क्रम में आते हैं? जहांदर शाह क्या हो गया? 1712 से 1713 हो गया जहांदर शाह। इसके बाद आता मोहम्मद शाह रंगीला नाम से, 1719 से 1748 इसका कार्यकाल है। ठीक है, 1719 से 1748। इसके जस्ट बाद 1748 से 1754 हो जाता है अहमद शाह, 1748 से 54 तक हो जाता है अहमद शाह, और 1754 से लेके 59 तक आपका हो जाता है आलमगीर। ठीक है, 1754 से 59 तक हो जाता है आलमगीर। ठीक है, तो मोहम्मद शाह का उपनाम क्या था? रंगीला। इसको रंगीला के नाम से भी जानते थे। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, और जहांदर शाह को हम लोग लंपट मूर्ख कहते थे। क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो जहांदर शाह को लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह को रंगीला। क्रम बनाने को आया था, बताइए सबसे पहले कौन हो गया? जहांदर शाह यानी बी हो गया, बी के बाद ए हो गया, ए के बाद डी हो गया, डी के बाद क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़िए, मराठा वंश से संबंधित है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो जो मराठी थे वो अपने अगल बगल के राज्यों को शिवाजी के हमले से रक्षा के लिए एक कर लेते थे कि शिवाजी आप पे तब हमला नहीं करेंगे अगर आप वो कर हमको चुकाएंगे। उस कर का नाम क्या था? तो उस कर का नाम क्या था? चौथ था। और मराठों के द्वारा दो प्रकार के कर लिए जाते थे, एक सरदेशमुखी और एक चौथ, ये दोनों याद रखिएगा। लेकिन जो सुरक्षा के बदले कर लिया जाता था उसको हम लोग चौथ कहते हैं। ठीक है, तो आक्रमण ना करने का इसमें आपको पूरा भरोसा दिया जाता था कि अगर आप चौथ कर चुकाएंगे तो आप पे मराठों के द्वारा आक्रमण नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे, आधुनिक इतिहास में आगे हम लोग देखिए, आपको दिया है स्थान और सुमेलित करना है। तो ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था, स्थान का नाम दिया है और इसको सुमेलित करने वाले का नाम दिया है कि कौन कहां से सही सुमेलित है। ठीक है, किस स्थान पे 1857 में किस नेता ने वहां का नेतृत्व किया था विद्रोह में? तो देखिए, संभलपुर में नेतृत्व किया था आपका सुरेंद्र शाही ने। ठीक है, संभलपुर में किसने नेतृत्व किया? सुरेंद्र शाही ने। गंजाम में नेतृत्व किया था आपका
राधा कृष्ण दंड सेना ने। ठीक है, तो गंजाम में इसका नेतृत्व किसने किया? राधा कृष्ण दंड सेना ने किया। कश्मीर में नेतृत्व किया था इसका गुलाब सिंह ने, और लखनऊ में इसका नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। तो लियाकत अली ने आप सबको पता कहां पे नेतृत्व किया था? इलाहाबाद में। ठीक है, तो इस 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने कहा किया था? इलाहाबाद में। लखनऊ में किसने किया था? तो लखनऊ में आपका बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बेगम हजरत महल के द्वारा इसका नेतृत्व लखनऊ में किया गया था। तो पूछा था कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये डी आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ें, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल दिया है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं, विद्रोहों के बारे में दिया और उसका सन आगे दिया। तो देखिए, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, खासी विद्रोह 1829 में हुआ था, लेकिन अहोम विद्रोह आपको दे दिया है कि 1815 में हुआ था। ये 1815 में नहीं बल्कि 1828 में हुआ था। तो याद कर लो भैया, 1828 में क्या हुआ था? अहोम विद्रोह हुआ था। ठीक है, अहोम विद्रोह 1828 में, खासी विद्रोह आपका हुआ था 1829 में, कोल विद्रोह आपका हुआ था 1831 में, और संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। चीजें याद रहेंगी। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो वुड का घोषणा पत्र आप सबको पता कब आ गया था? 1854 में आ गया था। ठीक है, वुड का घोषणा पत्र 1854 में आ गया था। इसके अलावा सेंडलर आयोग की अगर हम लोग बात करें कि कब आया था, तो आप सबको पता है कि सेंडलर आयोग 1917 में आया था। ठीक है, 1917 में आया था। हंटर आयोग कब आया था? 1888 में आ गया था। क्या हंटर आयोग कब आया था? 1882 में आया था। सॉरी, 88 नहीं, 1882 में आया था। हंटर आयोग 1882 में आया था। सार्जेंट योजना के बारे में आप सबको पता है कि 1944 में आया था, जब विश्व युद्ध चल रहा था उस समय आपका सार्जेंट योजना आया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक, तो हंटर आयोग 1882, दोबारा लिख दे रहा हूं, गोंच पोंच उठा है, तो 1882 हो गया हंटर आयोग। 1917 आ गया सेंट्रल आयोग। वुड का घोषणा पत्र आपका कब आया था? 1854 में आया था, और 1944 हो गया। तो सबसे पहले हंटर आयोग हो जाएगा ए, हंटर आयोग के बाद हो जाएगा आप, सॉरी, सबसे पहले सी हो जाएगा, और सी के बाद हो जाएगा ए, सी के बाद हो जाएगा ए के बाद हो जाएगा बी, और सबसे लास्ट में हो जाएगा डी। तो आपका ऑप्शन 20 का हो गया उत्तर नंबर डी। आगे, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सवाल देखिए, 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। तो ये बात सही है, पहले मुस्लिम लीग जो था वो कैबिनेट मिशन के लिए तैयार हो रहा था कि हाँ शामिल होंगे, इसके बाद वापस आ गया। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो ये भी सही है, शामिल हुई थी। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या आपका नहीं करता। उत्तर नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, 22 नंबर सवाल। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? भगत सिंह ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, वारिंदर घोष ने, या बिहारी ने? तो देखिए, बीडी सावरकर ने ही आपका अभिनव भारत संगठन बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? बीडी सावरकर ने आपका अभिनव भारत नाम से ये बनाया था। 1899 में इसको स्थापित किया था। किसके नाम से? मित्र मेला के नाम से। ठीक है, 1899 में इस संस्था को उन्होंने मित्र मेला के नाम से स्थापित किया था। किसके नाम से? मित्र मेला के नाम से। ठीक है, जो आगे चल के क्या बन गया? अभिनव भारत संस्था बन गया। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? चलिए, तो देखिए, अगर आपसे पूछे मित्र मेला संस्था की स्थापना किसने किया था, तो बीडी सावरकर ने। यही संस्था आगे चल के अभिनव भारत समाज बन गई थी, 1899 में बनाया गया था। 23 नंबर सवाल है, निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपहास किया था? तो देखिए, कांग्रेस का जब गठन हुआ तो 1885 में उस समय कौन था? लॉर्ड डफरिन था, और उसी ने यह कहते हुए उपहास उड़ाया था। ठीक है, कि कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। सवाल कई बार पूछता है कि कांग्रेस का गठन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? बताइए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है, कुंचिकल है, राकिम कुंड है, या केवटी है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कौन सा हो जाएगा?
कुंचकल हो जाएगा। ये कहां पे है? तो कर्नाटक के वराही नदी के किनारे ये स्थित है। कर्नाटक के वराही नदी पर यह जलप्रपात स्थित है, वराही नदी पर। तो कभी आपसे पूछे कि कुंचकल जलप्रपात कहां है, तो बताइएगा कर्नाटक के वराही नदी पे आपका स्थित है। इसके अलावा जोग जलप्रपात आपका कहां पे है बताइए? जोग भी आपका कहां पे है? कर्नाटक में ही है, ठीक है। जोग भी आपका कहां पे है? कर्नाटक में ही है। ये कहां पे है? तो ये आपका शरावती नदी पर स्थित है, ठीक है। जोग जलप्रपात कहां पे है? कर्नाटक के शरावती नदी पर, ठीक है। तो देखिए दोनों आपके कर्नाटक में है, जोग भी आपके शरावती पे है, कर्नाटक के शरावती नदी पे है, और ये कर्नाटक की वराही नदी पे क्या है? कुंचकल है। तो सबसे ऊंचा आपका कौन सा हो जाएगा? कुंचकल जलप्रपात हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जोग जलप्रपात को ही महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, जोग को ही। आगे बढ़िए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है बताइए? तो आप सबको पता है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। और अगर पूछे कि भारत में कितने तटरेखा वाले राज्य हैं, तो भारत में तटरेखा वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 9 राज्य ऐसे हैं कि जो कि तट पर स्थित हैं। तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक। आगे बढ़िए। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है बताइए? प्लियोसीन का, पैलियोसीन का, या प्लिस्टोसीन एवं अभिनय जमाव का, या ओलिगोसीन का? तो आप सब बताइए कि राजस्थान मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल किसका विस्तार है? तो ये आपका प्लिस्टोसीन और अभिनव जमाव का विस्तार है, ठीक। आगे बढ़िए। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है बताइए? भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है बताइए? गोदावरी, कावेरी और कवाम ये सब पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं, लेकिन जो ताप्ती नदी है ये कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये अरब सागर में जाके आपका गिर जाती है। तो ताप्ती नदी कहां से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, ठीक है। कहां से निकलती है? मैंने बता दिया कि मध्य प्रदेश से आपका ये निकलती है, ठीक। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, एमपी के सतपुड़ा श्रेणी से ये आपका निकलती है, ठीक है। किस श्रेणी से? एमपी के सतपुड़ा श्रेणी से आपका ये नदी निकलती है, ताप्ती नदी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। 28 नंबर सवाल है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। राज्य दिया है और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको मिलाना है, ठीक है। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। दुद्धा बेटा कहां पे है? तमिलनाडु में है। अनाईमुडी कहां पे है? केरल में है। नागालैंड में सारामती है। उत्तराखंड में नंदा देवी है, ठीक है। मिल गया। ए का 4 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, और बी का 4 हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का आपका क्या हो गया? 2 हो गया, और डी का क्या हो गया? 1 हो गया, यानी सी नंबर इसका सही हो गया। आगे देखिए, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है बताइए? वनस्पति जो होती है वो जलवायु का सही सूचक है, यह कथन पूछ रहा है, किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन आपका कोपेन का है, ठीक है। कोपेन ने ही कहा है कि वनस्पति जो है वो जलवायु का सही सूचक है, ठीक है। तो वनस्पति आपका जलवायु का सही सूचक है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है बताइए? 30 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही नहीं है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, यह भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता पाई जाती है, यह भी सही है। काली मिट्टी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है, यह गलत है। काली मिट्टी आपका जानते हैं कि ये महाराष्ट्र वगैरह वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। तो काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है, इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। काली मिट्टी आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात यहां सब पाई जाती है। ये आपका एमपी में पाई जाती है, यमएच में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में पाई जाती है, और गुजरात वाले एरिया में पाई जाती है, ठीक है। याद रहेगा। तो काली मिट्टी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात इन सब एरियो में पाई जाती है, बाकी सारे सही है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर के नाम से जाना जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी होती है, और इसमें नमी को धारण करने की उच्च क्षमता होती है। ये तीनों सही थे, लास्ट वाला गलत है।
आगे बढ़िए, 31 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है, बताइए। क्लाइमेटिक, टोपोग्राफी, बायोटिक या एडोपिक। तो एडोपिक जो है ये आपका मृदा से संबंधित होता है, ये कई बार सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है, तो एडोपिक आपका मृदा से संबंधित है। आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। तमिलनाडु, गोवा, केरला या महाराष्ट्र। तो केरला जो है भैया ना, केरला 32 का क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, 32 का आपका सी सही हो जाएगा। केरला जो है वो इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। काली मिर्च के बारे में अगर बात करें तो इसका उत्पादन कहां से किया जाता है, इडुक्की जिले से, ठीक है। तो केरल के इडुक्की जिले से इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। केरल के इडुक्की जिले से आपका काली मिर्च का। और अगर पूछे इलायची का उत्पादन कहां से किया जाता है, तो अलपुझा जिले से। इलायची आपका सबसे ज्यादा कहां से उत्पादित होता है, अलपुझा जिले से, ठीक है। तो अलपुझा जिले से सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक। आगे देखिए, 33 नंबर सवाल है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास किस पर आधारित है, बताइए। सवाल आपके सामने 33 नंबर, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास किस पर आधारित है, सामाजिक विकास पे, राजनीतिक विकास पे, परिवहन एवं संचार का विकास। तो भैया अगर परिवहन और संचार का विकास गांव तक हो जाए, मतलब संचार प्रणाली स्ट्रांग हो जाए और परिवहन मतलब गांव से निकलती ही रोडवेज की बस मिलने लगी, तो इसी को तो वैश्विक गांव कहेंगे। मतलब सारे विश्व से उनका कनेक्ट हो जाएगा। अगर संचार मिल जाए तो विश्व से कनेक्ट हो जाए, और परिवहन मिल जाए तो बाहरी दुनिया से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो वैश्विक गांव की संकल्पना किससे संबंधित है, परिवहन और संचार के विकास से। आगे, निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पे है, तो इसका जवाब आप सबको पता है कि महाराष्ट्र जो है वो सड़कों की लंबाई में प्रथम स्थान पे है। आगे, निम्नलिखित देशों में किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है, बताइए। पंपास घास का मैदान कहां पे पाया जाता है, अर्जेंटीना में, ब्राजील में, इक्वाडोर में, चिली में। तो अर्जेंटीना में आपका पंपास घास का मैदान पाया जाता है, ठीक है। ला से कापा, ला से का पा, इसी के क्रम में याद कर लीजिए। ला से क्या होता है, लानोज, से सेल्वास, ठीक है, का से कंपास, और पा से क्या हो जाएगा, पंपाज, ठीक है। तो लानोज, सेल्वास, कंपास, पंपाज ये पाया जाता है। तो पंपाज कहां पाया जाएगा, अर्जेंटीना में, ठीक है। चलिए आगे, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, मरुस्थल का नाम दिया है और किस देश में स्थित है, और पूछ रहा कौन सही नहीं है। तो सोनरन मरुस्थल साउथ यूएसए में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सोनरन कहां पे है, यूएसए में है। तकला कमान चीन में है, सही है। कराकुरम आपका तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन दिया ब्राजील में, ये गलत है। गिब्सन आपका कहां पे स्थित है, बताइए। गिब्सन आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो गिब्सन नामक मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सोनेरन हो गया अमेरिका में, तकला कमान हो गया चीन में, कराकुम हो गया तुर्कमेनिस्तान में, और गिब्सन हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि किसके मुहाने पर पक्षी वाला डेल्टा आपका बनता है। तो बताइए, यह डेल्टा आपका कहां पे बनता है, जहां पे निक्षेपों का जमाव होता है वहीं पे डेल्टा बनता है। तो मिसिसिपी नदी जहां पे गिरती है उसी के मुहाने पे पक्षी के आकार का डेल्टा आपका बनता है, ठीक है। तो मिसिसिपी नदी जो है ये अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। कहां की, अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, इस बात को याद रखिएगा। अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मिसिसिपी जो है ये अमेरिका की आपकी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। कहां से निकलती है और कहां गिरती है, तो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है ये आपका। मिसिसिपी कहां पे गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में ये जाके आपका गिरती है, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिरती है, और निकलती कहां से है, तो इटास्का झील से निकलती है, ठीक है। इटास्का झील से ये नदी आपकी निकलती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। तो चिली जो है ना ये प्रशांत महासागर के तट पे स्थित है, ठीक है। कहां पे स्थित है,
प्रशांत महासागर के तट पे स्थित है और ये आपका सबसे अग्रणी है आयोडीन के उत्पादन में चिली। ठीक है, तो चिली जो देश है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जो कि प्रशांत महासागर के तट पे स्थित है, उसके किनारे स्थित है और यही आयोडीन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, आगे देखिए मानव भूगोल संबंधित है। निम्नलिखित काफी उत्पादक देशों को उनके काफी उत्पादन 2017-16 के क्रम में, तो अब नया आ गया 2019 वाला, वो क्रम हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे आगे कौन सा है, ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील आपका सबसे आगे हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील के बाद क्या हो जाएगा, पहले पे ब्राजील हो जाएगा, दूसरे पे आपका वियतनाम हो जाएगा, तीसरे पे आपका कोलंबिया हो जाएगा और चौथे पे आपका क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। तो ब्राजील पहले पे यानी सी पहले पे, बी आपका दूसरे पे, ए आपका इस पे और डी आपका, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर सवाल है, सुएज नहर के बन जाने से भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी कितनी कम हो गई। एनसीईआरटी के भैया कक्षा 7 की किताब में इसका जवाब दिया गया है। एनसीईआरटी की जो भूगोल वाली किताब है कक्षा 7 की, ठीक है 7 की, उसमें दिया गया है कितना है, 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। कितने किलोमीटर कम हो गई, 7000 किलोमीटर इसकी दूरी कम हो गई सुएज नहर के बन जाने से। आगे देखिए, जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है, बताइए। 41 नंबर सवाल हमारे सामने है, ये किसका परिणाम है। तो देखिए अशोधित जन्म दर का परिणाम है। तो जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि दर निकालते हैं वो अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर के माध्यम से ही निकाला जाता है। ए और बी जहां दिख रहा है वही सही है, तो ए और बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। तो देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या हरियाणा। तो हरियाणा राज्य जो भैया है ना, यहां का लिंगानुपात 879 है। ठीक है, 1000 पुरुष पे 879 महिलाएं केवल हैं। ठीक है, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, 879 महिलाएं हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ये प्रति व्यक्ति आय में बहुत ऊपर है हरियाणा, लेकिन लिंगानुपात में कम है। चलिए अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो देखिए श्रावस्ती में वैसे भी साक्षरता दर सबसे कम है और पुरुषों और महिलाओं दोनों में भी साक्षरता दर सबसे कम कहां पे है, श्रावस्ती में है। ठीक, आगे बढ़िए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है, बताइए। तो भैया इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, बताइए। 45 नंबर सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा किसमें है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो भैया ग्रामीण जनसंख्या पूछे सबसे ज्यादा कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। और अगर पूछे शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पे है, तो शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा, शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पे है, तो शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है और ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। ये दोनों तथ्य आप लोग याद रखिए। आगे देखिए, दिया है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। तो इसके अनुसार कुल जनसंख्या का 55% लोग शहरी क्षेत्रों में और 45% लोग कहां रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, 45% कहां रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में। आगे देखिए, आगे आ गया है अब भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल पे हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया। तो न्याय आप जानते कितने प्रकार की है, 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से हैं, सामाजिक, ठीक है, दूसरा है आपका आर्थिक और तीसरा न्याय क्या है, राजनीतिक।
तो कितने प्रकार के न्याय की बात भारतीय संविधान में की गई है? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय की बात आपका कही गई है। ठीक है, तो कितने प्रकार की न्याय होगी? 3 प्रकार की न्याय होगी। इसके बाद स्वतंत्रता आपसे कह रहा कितने प्रकार की, तो भैया 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन आप में किया गया है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। किसकी किसकी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। तो ये 5 स्वतंत्रताएं हैं, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म की, ठीक है, तो विचार की है, अभिव्यक्ति की है, इसके अलावा धर्म की है, उपासना की है और विश्वास की है। ठीक है, उपासना और विश्वास। तो ये इतने प्रकार की आपकी दी गई है स्वतंत्रताएं, 5 प्रकार की, 1 2 3 4 और 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसके अलावा समानता कितने प्रकार की दी गई है? तो 2 प्रकार के समानता का वर्णन आपके किया गया। कौन कौन से 2 प्रकार की समानता का वर्णन इसमें किया गया बताइए? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, किन 2 समानता की बात की गई है? प्रतिष्ठा की समानता होगी और अवसर की समानता होगी। तो ये 2 हो गए। ठीक है, और भातृत्व मतलब बंधुता, एक प्रकार की बंधुता की बात यहां पे की गई है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई बताइए? तो संसदीय व्यवस्था सर्वप्रथम कहां पे अपनाई गई थी? तो सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था आपका ग्रेट ब्रिटेन में अपनाया गया था और वहीं से ही हमने संसदीय व्यवस्था भारत में अपनाया है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि भारत ने संसदीय व्यवस्था कहां से अपनाया है, तो भारत ने अपनी संसदीय व्यवस्था कहां से अपनाई है? यूके से, यानी ब्रिटेन से। आगे बढ़िए, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो आप सबको पता है कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और ये कुल मिला के कितनी बैठक थी? 12वीं बैठक हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपसे पूछता है कि संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई, तो 12वीं थी। पूछे पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी और फिर 13 दिसंबर 1946 को आपकी तीसरी बैठक हुई थी। तो जो 9 दिसंबर को हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद कौन बन गए? राजेंद्र प्रसाद 11 वाले में अध्यक्षता करते हैं अस्थायी रूप से। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो बताइए, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किसमें किया गया? तो आप सबको पता है कि भाग 1 में क्या है आपका? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, भाग 2 में आपकी नागरिकता दी गई है। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता दिया गया, भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, बता ही दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जान ही गए। भाग 3 में मौलिक कर्तव्य दिया गया है, भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा भाग 9 में क्या दिया गया है? भाग 9 में आपका पंचायत दिया गया है, पंचायत दिया गया है। ठीक है, भाग 7 को क्या कर दिया गया? इसको आपका निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक, अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्याय के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जाते हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा कहां की गई है? भाग 4 में की गई है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में? तो 36 से लेके 51 तक के अनुच्छेदों में इसकी चर्चा की गई है और इसको हम लोग समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी यानी उपरोक्त सभी में बांट सकते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी में इसको बांटा जाता है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है? मतलब ऐसा कौन सा अधिकार है जो केवल और केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने की कार्रवाई करना या एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना। तो आप सबको पता है कि एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना किसका अधिकार है? राज्यसभा का। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आर्टिकल 312 के अंतर्गत जो राज्यसभा है वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। यह अधिकार केवल और केवल किसको प्राप्त है? राज्यसभा को। राज्यसभा को एक अनन्य अधिकार और प्राप्त है कि उपराष्ट्रपति को जो हटाए जाने की कार्रवाई होती है वो किसके द्वारा शुरू की जा सकती है? केवल राज्यसभा के द्वारा शुरू की जा सकती है। तो ये 2 शक्तियां हैं जो कि केवल और केवल राज्यसभा को प्राप्त हैं। आगे देखिए, दिया है, बिना अनुमति के कितने दिन
संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो अगर आप 60 दिन बिना सूचित किए हुए संसद से गायब रहते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर 60 दिन आप लगातार संसद नहीं जाते हैं बिना बताए, बिना सूचित किए हुए। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो आर्टिकल 169 में आपका विधान परिषद के सृजन और भंग करने के बारे में दिया गया है। तो देखिए इसको हम भंग नहीं कर सकते हैं, समाप्त जरूर कर सकते हैं। तो विधान परिषद को आप भंग नहीं कर सकते हैं लेकिन समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, समाप्त करने के लिए वहां की जो विधानसभा है वो अगर उपस्थित विधायकों के विशेष बहुमत से इसको पारित कर दे तो इसको आप हटा सकते हैं। कौन हटाएगा? लेकिन सरकार हटाएगी, केंद्र की सरकार। ठीक है, तो संसद में इसको साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। इसके बाद आप या तो विधान परिषद किसी राज्य में बना सकते हैं या किसी राज्य से हटा सकते हैं। किसमें है? आर्टिकल 169 में। आगे बढ़िए, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो भैया लोकसभा में अधिकतम 20 केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य हो सकते हैं। कितने? अधिकतम आपके 20 हो सकते हैं, इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक है, अधिकतम आपके 20 हो सकते हैं। तो अभी तक टोटल 552 हो सकते थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में टोटल 585 हो सकते हैं। 530 आपके लोकसभा क्षेत्रों से चुन के आएंगे और 20 अधिकतम कहां से हो सकते हैं? यहां से। 2 क्यों हो गए? तो 2 आपके हटा दिए गए। जो 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था उसको हटा दिया गया। किसके द्वारा? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक, आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था? तो देखिए भाषा के आधार पर पहला राज्य आपका कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। ये आप सबको पता है कि भारत में भाषा के आधार पर अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। ठीक है, तो अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? राजस्व के विवरण से, राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, संसद की सदस्यता से या केंद्र राज्य संबंध? तो केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करने के लिए ही सरकारिया आयोग आपका बनाया गया था 1983 में, जिसने 1987 या 88 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्याय व्यवस्था संबंधी सवाल था। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के न्यायाधीश कौन थे? तो पीएन भगवती थे। उन्हीं के शासनकाल में 1960 के आसपास आपका ये हुआ था। सबसे पहले कहां पे हुआ था? 1960 में अमेरिका में हुआ था। 1960 में ये सबसे पहले व्यवस्था कहां शुरू की गई थी? अमेरिका में शुरू की गई थी और भारत में पीएन भगवती के द्वारा 1979 में इसको एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे दिया है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद किसके माध्यम से संशोधन कर सकती है? तो दिया है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से। तो हाँ भैया, साधारण बहुमत से ही 2-3 काम करती है। जैसे साधारण बहुमत से भाषा संबंधी प्रावधान बदल सकती है, नए राज्यों का गठन करना है या नए किसी राज्य का नाम बदलना है, तो ये भी किसके माध्यम से होता है? साधारण बहुमत के माध्यम से ये सारी चीजें होती हैं। या राज्य विधान परिषद का, किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना है या विधान परिषद को खत्म करना है, तो ये भी काम साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है। ठीक है, और 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित कोई संशोधन होना है तो ये भी आपका साधारण बहुमत के द्वारा ही होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। 60 नंबर है, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? बताइए। बिक्री कर, भू राजस्व कर, स्थानीय मेला पर कर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो स्थानीय मेला पे जो कर लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायतों को अनुसूची 11 में बताया गया है 29 विषय दिए गए हैं प्रशासन करने के लिए। ठीक है, तो अनुसूची 11 में कितने विषय सौंपे गए हैं? पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए हैं। ठीक है, और अगर पूछे नगर पालिका को कितने विषय सौंपे गए हैं तो 18 विषय आपके नगर पालिका को सौंपे गए हैं। इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़िए, अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल आ गया है। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया? बताइए। सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा आपका प्रस्तुत किया गया था या विकसित किया गया था? यही सवाल आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले किसने विकसित किया? यूएनडीपी के द्वारा 1990 में विकसित किया गया था। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा एचडीआई को सर्वप्रथम किसने विकसित किया?
तो यूएनडीपी ने 1990 में इसको सर्वप्रथम विकसित किया था। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या है? मनरेगा है। ठीक है, मनरेगा कब शुरू किया गया था? 2006 में इसको सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। मनरेगा को कब किया गया था? 2006 में, 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, तो 2 फरवरी 2006 को सर्वप्रथम आपकी मनरेगा स्टार्ट की गई थी। कहां से? आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। ठीक है, तो मनरेगा को सर्वप्रथम 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था और इसको 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। कब से? 1 अप्रैल 2008 से इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2008 से मनरेगा को पूरे भारत में लागू कर दिया गया और 2009 में नरेगा से नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। 2009 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। तो मनरेगा से संबंधित महात्मा गांधी नेशनल राष्ट्रीय रोजगार योजना, आपका मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना कर दिया गया 2009 में नाम बदल के। सारी चीजें क्लियर? आपसे जो चीज पूछ सकता है ग्रामीण रोजगार के बारे में, मनरेगा कब शुरू हुआ? तो 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2006 में मनरेगा स्टार्ट हुआ था। 2008 में 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू हुआ और 2009 में इसका नाम नरेगा से बदल के मनरेगा कर दिया गया। आगे बढ़े, 63 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो आय की विषमता जो है वो हम लोग लॉरेंज वक्र के माध्यम से मापते हैं। ठीक है, आय की विषमता को लॉरेंज वक्र के माध्यम से मापा जाता है। आगे देखिए, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो बीपीएल परिवारों के पहचान के लिए कौन सी गठित की गई थी? हाशिम समिति बनाई गई थी। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता? बताइए, गरीबी रेखा का निर्धारण केंद्रीय मंत्रिमंडल करती है? नहीं करती है। लोकसभा करती है? नहीं करती है। राज्यसभा करती है? नहीं करती है। तो योजना आयोग करती है। योजना आयोग कब बनाया गया था? बताइए, योजना आयोग आपका सर्वप्रथम कब बनाया गया था? तो भैया योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। नीति आयोग आपका 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान लिया है। ठीक है, तो इसी के द्वारा आपका क्या किया जाता है? गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है। 66 नंबर सवाल क्या है? भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? बताइए, संपोषणीय वृद्धि किसका ध्येय था? तो भैया जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य ध्येय था संपोषणीय वृद्धि करना। ठीक है, संपोषणीय वृद्धि करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो था आपका तीव्रतर एवं समावेशी विकास। ठीक है, 11वीं योजना में क्या था? तीव्रतर एवं समावेशी विकास। ठीक है, तो तीव्रतर एवं समावेशी विकास इसका लक्ष्य रखा गया था। किसका? 12वीं का। ठीक है, सॉरी, 11वीं में तीव्रतर एवं समावेशी विकास, 12वीं में था आपका संपोषणीय वृद्धि। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना ये 10वां था। ठीक है, गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त करना ये 10वां था। ठीक, चलिए आगे, अगला है, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, तो भारत में प्रत्यक्ष कर कोड आपका किससे संबंधित है? बिक्री कर से, आय कर से, उत्पाद कर से या सेवा कर से? तो आयकर जो होता है ये आपका प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, आयकर जो आपका होता है वो आपका प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय, साइंस वाला पोर्शन आपका चालू हो गया है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? बताइए, तो निम्न में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? सवाल आपसे यही पूछ रहा है। दृश्य प्रकाश की ऊर्जा अधिकतम होती है या फिर अवरक्त किरणों की या पराबैंगनी किरणों की या एक्सरे की? तो फ्रेंड्स एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, जब भी आपसे पूछे किस विद्युत चुंबकीय किरण की विकिरण की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो हमेशा याद रखिएगा एक्स किरणों की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। किसकी? एक्स किरणों की ऊर्जा जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक्स किरणों की ऊर्जा आपकी सबसे ज्यादा होती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, एक्स किरण की खोज किसने किया था ये भी पूछ सकता है, तो रॉटजन ने। ठीक है,
रॉटजन ने एक्स किरणों की खोज किया था। ठीक है, रॉटजन ने एक्स किरणों की खोज किया था, ये सवाल कई बार पूछा गया है। रॉटजन ने किसकी खोज किया था? तो रॉटजन ने आपका किसकी खोज किया था? एक्स किरणों की खोज किसने किया है? रॉटजन ने किया है, ये याद रखिएगा। पराबैंगनी किरण दिया गया है आपकी, इसकी खोज किसने किया था? रिटर्न ने किया था। ठीक है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था? रिटर्न ने किया था। दृश्य विकिरण की खोज किसने किया है? अगर आपसे पूछ लेगा कभी तो न्यूटन ने किया था। ठीक है, न्यूटन ने किया था। इसके अलावा बचा आपका अवरक्त किरण, इसकी खोज किसने किया था? तो हर्शल ने किया था। ठीक है, हर्शल ने, याद रहेगा। तो देखिए, अगर पूछे दृश्य प्रकाश की खोज किसने किया था तो न्यूटन ने किया था। अवरक्त किरणों की खोज किसने किया था? तो हर्शल ने किया था। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया? रिटर्न ने किया है। और एक्स किरणों की खोज किसने किया? रॉटजन ने किया है। ठीक है, एक्स किरण की ऊर्जा जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रॉटजन द्वारा किया गया? बताइए, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार रॉटजन द्वारा किया गया है? रेडियो का, एक्सरे मशीन का, बिजली के बल्ब का, या उपयुक्त में से किसी का नहीं? बताइए। तो अभी मैंने बताया रॉटजन ने ही एक्सरे की खोज किया था, तो एक्सरे मशीन की खोज भी किसके द्वारा किया गया है? रॉटजन के द्वारा किया गया। ठीक है, एक्सरे मशीन की खोज किसके द्वारा किया जाएगा? रॉटजन के द्वारा किया जाएगा। दोनों का उत्तर समझ लीजिए मिलता जुलता आपका दिया गया था। ठीक, कभी कभी सवाल ऐसे पूछ लेता है। कब इसकी खोज किए थे? तो 1895 में उन्होंने इसकी खोज किया था। ठीक है, 1895 में आपकी एक्सरे मशीन की खोज की गई थी। किसके द्वारा? रॉटजन के द्वारा एक्सरे मशीन की खोज आपका किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए रेडियो के बारे में देख लीजिए, इसकी खोज कब हुई थी? तो 1890 में इसकी खोज की गई थी। रेडियो की खोज भी पूछ लेता कभी कभी, कब की गई थी? तो 1890 में की गई थी। किसके द्वारा? जी मार्कोनी के द्वारा। जी मार्कोनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, याद रखिएगा। जी मार्कोनी के द्वारा आपका इसकी खोज की गई थी। किसकी? रेडियो की। तो 1890 ईस्वी में रेडियो की खोज की गई जी मार्कोनी के द्वारा, और इसके अलावा एक्सरे मशीन की खोज की गई 1895 में रॉटजन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? बताइए। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चांदी और सीसा। तो इसमें से आपका पूछ रहा है कि अर्धचालक कौन सा है? निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन सा है? सवाल आपका ये पूछ रहा है। 70 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सिलिकॉन जो होता है आपका वो अर्धचालक होता है। ठीक है, अर्धचालक कौन होता है? सिलिकॉन होता है। तो जिनमें चालक और अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक। तो सिलिकॉन आपका है, इसको ESI से डोनेट करते हैं, ये आपका अर्धचालक है, इस बात का याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? बताइए। तो वृक्ष के पत्तों की सरसराहट स्तर आपसे पूछ रहा कितना होता है? 10 डेसिबल, 20, 100 या 60? तो देखिए 20 डेसिबल होता है। ठीक है, पत्तों की सरसराहट कितना होती है? 20 डेसिबल होती है। और अगर आपसे पूछे कि कभी कभी पूछ सकता है सामान्य बातचीत की ध्वनि कितनी होती है, तो ये जो 60 डेसिबल दिया है ये सामान्य बातचीत की ध्वनि होती है। किसकी? सामान्य बातचीत की ध्वनि होती है। ठीक है, तो सामान्य बातचीत की ध्वनि क्या होती है? 60 डेसिबल होती है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि जो सामान्य वार्तालाप होता है वो कितने डेसिबल का होता है? तो 60 डेसिबल का स्तर होता है सामान्य वार्तालाप का। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख लिया सामान्य बातचीत की ध्वनि 60 डेसिबल। ठीक है, वृक्ष के पत्तों की सरसराहट कितना होती है? 20 डेसिबल। इसके अलावा कभी कभी आपसे पूछ लेता है जेट इंजन की आवाज जो होती है वो कितना डेसिबल होती है? तो जेट इंजन की आवाज जो होती है वो 120 डेसिबल होती है। ठीक है, जेट इंजन की आवाज कितनी होती है? तो फ्रेंड्स जेट इंजन की आवाज होती है 120 डीबी। ठीक है, तो 120 डेसिबल आपकी जेट इंजन की आवाज होती है। आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? बताइए, इनमें से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण का, प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का या प्राध्वनिक तरंग का? निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, कॉस्मिक किरण का, प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का या प्राध्वनिक तरंग का। तो फ्रेंड्स आप सबको पता होना चाहिए कि लाइट यानी प्रकाश का ध्वनि सबसे अधिक होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका वेग होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका प्रकाश का वेग होता है। ठीक है,
ठीक है। प्रकाश तरंग जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो ऐसी तरंग होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, ये होती है आपका। तो प्रकाश आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रकाश क्या है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसके चलने के लिए, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए किसी संचरण माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इस बात को याद रखिएगा। इसके लिए किसी संचरण माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा, आवश्यकता नहीं होती है, ठीक भैया। चीजें क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है, बताइए। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है, निर्वात में, वायु में, जल में या इस्पात में, बताइए। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है, तो दोस्तों ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है, इस्पात में होता है, ठीक है। ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है, इस्पात में होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ठोस में सबसे ज्यादा होता है। ध्वनि के वेग का क्रम देख लीजिए, ध्वनि का वेग, ठीक है। तो ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठोस में होता है। उसके बाद किसमें होता है, द्रव में होता है, और उसके बाद किसमें होता है, गैस में होता है, ठीक है। तो ठोस, द्रव, गैस, ये आपका क्रम होता है, और इसके संचरण के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ध्वनि क्या है, एक यांत्रिक तरंग है, ठीक है। ध्वनि जो है आपका, ये एक यांत्रिक तरंग है, ठीक है। कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग है, और इसके संचरण के लिए क्या होती है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वहीं प्रकाश यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यांत्रिक तरंगों के लिए क्या होती है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। माध्यम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है, बताइए। मीथेन आप सबको पता है क्या होता है, मार्स गैस होता है। मीथेन को किस गैस के नाम से जानते हैं, मार्स गैस, मार्स गैस इसको कहते हैं, याद रखिएगा। तो केवल धान के खेत से तो निकलता ही है, और केवल दीमक की बॉम्ब भी से, ए और बी दोनों, ठीक है। तो इसका क्या सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो मीथेन जो होता है ये आपका धान के खेत से, और दीमक की जो बॉम्बी होती है, इन दोनों से आपका मीथेन निकलता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो दोनों जगह से मीथेन है। वैश्विक तापन में इस गैस का योगदान कितना है, तो मीथेन का योगदान 20% है, किसमें, वैश्विक तापन में, ठीक है। वैश्विक तापन में इसका योगदान कितना है, 20% है, ठीक है। तो वैश्विक तापन में इसका योगदान आपका 20% है। ये धान के खेत और दीमक के बॉम्बी दोनों में आपका पाया जाता है या निकलता है, उत्सर्जित होता है, ठीक है। आगे देखिए, हरित गृह प्रभाव क्या है, बताइए। हरित गृह प्रभाव क्या है, वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि, नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। तो हरित गैस प्रभाव किसको कहते हैं, जो कि वैश्विक तापमान में इसके कारण क्या होती है, वृद्धि होती है। तो हरित गृह प्रभाव एक ऐसी क्रिया है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होती है, उसके तापमान में, पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हरित गृह प्रभाव की खोज किसने किया था, 1824 में, 1824 में इसकी खोज किया था फोरियर ने, ठीक है। फोरियर साहब ने इसकी खोज किया था। तो यह संकल्पना किसके द्वारा दी गई है, 1824 में आपका दिया गया है जोसेफ फोरियर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, जोसेफ फोरियर के द्वारा 1824 में आपका हरित गृह प्रभाव के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में जो गैसें मौजूद होते हैं, वो उस वातावरण का तापमान बढ़ा देती हैं, उसी को ये हरित गृह प्रभाव के रूप में जानते हैं। तो देखिए, हरित गृह गैसें कौन कौन सी हैं, ये भी देख लीजिए। हरित गृह गैसें आपकी कौन कौन सी हैं, तो इसमें आपका क्या क्या शामिल है गैसों में, इसमें आपका हो जाएगा जलवाष्प हो जाएगा, ठीक है, जलवाष्प है। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, जलवाष्प हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ठीक है, मीथेन हो जाएगा, और नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ये सारी चीजें इसमें क्या है, शामिल है, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC भी शामिल है। CFC हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक। तो ये सब क्या है, हरित गृह गैसें हैं,
याद रखिएगा, ये भी पूछता है। आगे, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? बताइए, इनमें से प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग कौन सा है? इथेन है, ब्यूटेन है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर मीथेन है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो मीथेन जो है ये प्राकृतिक गैस का क्या है? मुख्य भाग है। ठीक है, तो इनमें से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो मीथेन जो है आपका ये प्राकृतिक गैस का क्या है? मुख्य भाग है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक गैसें हैं जो हैं वो पेट्रोलियम कुओं से निकलती हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैसें क्या हैं? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें पेट्रोलियम कुओं से निकलती हैं। ठीक है, पेट्रोलियम कुओं से निकलती हैं। ठीक, प्राकृतिक गैसें कहां से निकलती हैं? पेट्रोलियम कुओं से आपका निकलती हैं। ठीक है, जिसमें मीथेन की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है, ये भी याद रखिएगा। इनमें मीथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। तो प्राकृतिक गैस में आपका मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया और ब्यूटेन हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से लगभग 80 से 90% कौन सी गैस पाई जाती है? तो मुख्य रूप से यानी 80 से 90% क्या पाया जाता? केवल मीथेन पाया जाता, बाकी प्रोपेन और ब्यूटेन भी इसमें पाया जाता। प्राकृतिक गैस के अवयव हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे 77 नंबर सवाल आपके सामने, गैफ्रीन क्या होता है? कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन के समस्थानिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो गैफ्रीन होता भैया ना, वो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ठीक है, तो गैफ्रीन क्या है? यह कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, कार्बन का द्वियामी रूप है। ठीक है, 2 डायमेंशनल रूप ये होता है गैफ्रीन, याद रहेगा। चलिए अगला सवाल, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशालक उत्तेजक होता है? बताइए। तो जो आप धुआं आपकी आंखों में लगता है ना, आप आग के पास बैठे हो या घर में कहीं खाना बन रहा चूल्हे पे, तो जो धुआं आपकी आंखों में जलन उत्पन्न करता है वो किस गैस के कारण उत्पन्न करता है? बताइए। ओजोन के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या पेरिऑक्सीटाइल नाइट्रेट, यानी इसी को हम लोग कहते हैं पैन। ठीक है, ठीक है, पेरिऑक्सीटाइल नाइट्रेट, इसको हम लोग पैन के नाम से भी जानते हैं, पेरोक्सिटाइल नाइट्रेट, यही है आपके आंखों को प्रभावित करने वाला। तो धुएं में ये आपका एक उत्तेजक या गैस पाई जाती है जो कि आपकी आंखों में जलन उत्पन्न करती है। किसके कारण? पैन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव चिकित्सा विज्ञान से संबंधित सवाल कौन कौन से वो देखते हैं। देखिए, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? बताइए। तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना जो दी गई है वो आपका किसके द्वारा दिया गया है? जैकब तथा मोनेट के द्वारा, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा, एचजी खुराना के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस सवाल का उत्तर तो सबको पता होगा कि 79 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डीएनए के बारे में कब किया गया था? वाटसन और क्रिक ने किया है। ठीक है, तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा बताई गई थी? वाटसन और क्रिक के द्वारा इस बारे में आपका बताया गया था। ठीक है, और इसके लिए इन दोनों लोगों को 1962 में क्या दिया गया? 1962 में नोबेल पुरस्कार इसी के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसके लिए? द्विकुंडली संरचना बताने के लिए ही वाटसन और क्रिक को 1962 में आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, पहला कीट। ठीक है, तो ये इससे संबंधित सवाल आपका आगे। बताइए, पृथ्वी पर सबसे पहले क्या आए हैं? पहला कीट, कवच वाले जीव, या पहला स्तनधारी? तो इन घटनाओं के बारे में आपसे पूछ रहा। 80 नंबर सवाल आपके सामने है कि पहले क्या आया है? तो सबसे पहले आपके कवच वाले जीव आए हैं। ठीक है, जीव आए हैं सबसे पहले, कवच वाले जीव आए हैं सबसे पहले। उसके बाद आपका क्या आया है? कीट आया है। ठीक है, उसके बाद आपका कीट आया है, और कीट के बाद आपका पहला सरीसृप आया है। ठीक है, सरीसृप आया है, और सरीसृप के बाद आपका क्या आया है? पहला स्तनधारी आया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये क्रम है जीव, कीट, सरीसृप और स्तनधारी। क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? बताइए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? संतरा है, सेब है, गाजर है, या फिर आंवला है? 81 नंबर सवाल आपके सामने है। आप सबको पता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? इसकी कमी से क्या होता है?
विटामिन सी की कमी से क्या रोग होता है, कभी कभी ये पूछ लेता है, तो इसकी कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग। और पूछे कि यूपी में आंवले का उत्पादन सबसे अधिक कहां पे होता है, तो प्रतापगढ़ में होता है। ठीक है, प्रतापगढ़ में होता है। इसी आंवला को ही ओडीओपी के तहत शामिल किया गया है। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए। कुछ मिलाने के लिए आपका दिया, पूछ रहा है इनमें से कौन सही नहीं है। ठीक है, देखिए दिया है रेनिटिंग पनीर, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स, गोल्डन चावल में विटामिन ए, ओजोन परत दिया है ट्रोपोस्फेयर। तो आप सबको पता है कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ये पाई जाती है। ठीक है, ना कि वहां पे। इसी को हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। ठीक है, क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा ये किस फल की किस्में हैं, बताइए। 83 नंबर सवाल में आपको दिया है काली चंपा, पूछ रहा है ये किस फल की किस्में हैं। तो देखिए दिया है सुल्ताना है, गुलाबी है, काली चंपा है, ये सब आपकी अंगूर यानी ग्रेप्स के वैरायटी हैं या उनकी किस्में हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते 84 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता, बताइए। शहद है, मोती है, रेशम है और लाख है। तो इनमें से कौन ऐसा है जो आपका कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है, बताइए। तो मोती आपका नहीं प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कीटों से क्या नहीं प्राप्त किया जाता है, मोती नहीं प्राप्त किया जाता, बल्कि रेशम है, शहद है और लाख है, ये सब आपका कीटों से ही प्राप्त होता है। इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक है, मोती जो है ये मोलस्का संघ के एक जीव से प्राप्त होता है। ठीक है, मोलस्का संघ के एक जीव से आपका प्राप्त होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला, विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल क्या क्या है। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए। तो भारतीय मौसम का जो मुख्यालय था वो विभिन्न समय पे कब कब बदला गया, उसी संबंधी सवाल पूछा गया। तो देखिए नई दिल्ली में कब आया है भारत के मौसम वाला, ये नई दिल्ली में कब शिफ्ट किया गया है, तो 1944 में भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय यहां पे आया है। ठीक है, कोलकाता में कब था, तो कोलकाता में आपका 1875 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1875 में किया गया था। शिमला में कब किया गया था, 1905 में शिमला में किया गया था। और पुणे में आपका 1928 में था। ठीक है, 1928 में था। अब बताइए सबसे पहले कहां पे था, कलकत्ता यानी बी नंबर। कलकत्ता के बाद कहां गया, शिमला में यानी सी नंबर। और सी के बाद कहां पे गया, डी पुणे में। और सबसे लास्ट में कहां पे आया, नई दिल्ली में। तो ये है आपके भारतीय मौसम मुख्यालय की स्थापना के काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रकार से इसका मुख्यालय अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों में था। पहली बार जब भारतीय मौसम मुख्यालय बनाया गया वो कहां बनाया गया, कोलकाता में, उसके बाद शिमला में, शिमला के बाद पुणे में, और वर्तमान में कहां पे है, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। 86 नंबर, निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है, बताइए। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह या बृहस्पति ग्रह। तो सवाल जो पूछा है कि इन ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन का अस्तित्व पाया जा सकता है या जीवन अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो उस ग्रह का नाम क्या है, मार्स ग्रह या मंगल ग्रह। ठीक है, मार्स ग्रह या मंगल ग्रह वो है जिसका काम क्या है, जहां पे जीवन का अस्तित्व हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित सवाल आगे हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण, बताइए। मानव जनित जीवों का उदाहरण क्या है, जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन या फसली भूमि, बताइए। 87 नंबर सवाल आप सबके सामने है। तो जल तंत्र क्या है, ये प्राकृतिक उदाहरण है, घास का मैदान प्राकृतिक है, वर्षा वन प्राकृतिक है, लेकिन जो फसली भूमि होती है, क्रॉप लैंड होता है, ये मानव जनित जीवों में होता है। जब उसमें आप धान की खेती वगैरह लगाते हैं तो ये आपका मानव जनित जीवों में हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी कहां पर, किस शहर में स्थित है, बताइए। ये कहां पे है आपका, तो ये आपका हो जाएगा जामनगर में। ठीक है, जामनगर में आपका स्थित है। चलिए
अगला, डचगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कस्तूरी मृग से, गोल्डन ओरियाल से, येलो से, या हंगुल या कश्मीरी स्टैग से? तो ये आपका कश्मीरी स्टैग या हंगुल से संबंधित है। ठीक है, 89 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? डी, हंगुल या कश्मीरी स्टैग से संबंधित है। डचगम राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये उद्यान आपका स्थित है और यहाँ पे संरक्षित किया जाता है हंगुल या कश्मीरी स्टैग को। आगे देखिए, विश्व जैव विविधता दिवस आपका कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 जून, 16 अप्रैल या 22 मई? तो आप सबको पता है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो बच्चा, विश्व जैव विविधता दिवस आपका मनाया जाता है कब? 22 मई को। इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रोजन के द्वारा ये शब्द दिया गया था। किसके द्वारा? रोजन के द्वारा। ये सवाल कई बार पूछा है कि जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो रोजन के द्वारा 1985 में आपका ये शब्द दिया गया था। इस बात का याद आप रखिएगा। इनका पूरा नाम क्या था? वाल्टर जी रोजन। ठीक है, वाल्टर जी रोजन के द्वारा 1985 में दिया गया। आगे देखिए, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? बताइए, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? केवल चक्रवातों की, केवल तूफानों की, केवल बंदरों की, उपयुक्त सभी की? तो जैसे जैसे आप देखेंगे ना वैश्विक ऊष्मन बढ़ रहा है तो जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है, ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है और गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। चक्रवात बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तूफान ज्यादा आ रहे हैं, बवंडर ज्यादा आ रहे हैं। तो ये सब प्रभाव है वैश्विक ऊष्मन के, या हम कहें कि जलवायु परिवर्तन के। तो ऑल ऑफ द एबव इसमें सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन स्वावासन संरक्षण यानी इन सीटू का उदाहरण है? ठीक है, तो इन सीटू का उदाहरण कौन सा पूछ रहा है? वो का उदाहरण नहीं है, बताइए। वानस्पतिक बाग, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन और जैव मंडल आगार। 92 नंबर सवाल आपके सामने है। तो इनमें से कौन सा इन सीटू का उदाहरण नहीं है? तो वानस्पतिक बाग जो होता है वो इन सीटू का उदाहरण नहीं होता, बल्कि यक्ष सीटू का उदाहरण होता है। ये कहीं बाहर ले जाके संरक्षित करते हैं। जैव मंडल आगार वहीं पर बनाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान वहीं पे और पवित्र उपवन भी वहीं पे। ठीक है, आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? बताइए। तो सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी अभिक्रिया होती है इससे क्या पैदा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फ्लोराइड। तो इससे ओजोन पैदा होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता है कि 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन गैस कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, कहां पाई जाती है? समताप मंडल में ये आपका पाया जाता है। इसी को कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर इसी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? कर्नाटक पे। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? असम में। पेरियार कहां पे? केरल में। सिमलीपाल दिया भैया मध्य प्रदेश में। आप सबको पता है कि सिमलीपाल कहां पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, सिमलीपाल कहां पे है? उड़ीसा में है। 94 का क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो बताइए, ये आपकी किस अवधारणा की परिभाषा है? दिया है आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास या संपोषणीय विकास। तो इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा है। ठीक है, तो हमको आज की आवश्यकताओं को तो पूरा करना है, लेकिन भविष्य में और आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसी प्रक्रिया को धारणीय विकास कहते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पे है? तो आप सबको पता है कि एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पे है? एम्स्टर्डम में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? बताइए, इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका द्वितीयक है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रथम है, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश प्रथम है। स्मॉग जो होता है ना, ये आपका द्वितीयक प्रदूषक होता है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? बताइए, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता अधिक होती है? गहरे समुद्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, कोरल रीफ या मरुस्थल। तो बताइए,
पूछ रहा है कि विविधता जो होती है प्रजातीय वो सबसे ज्यादा किसमें होती है। 98 नंबर सवाल आपका यही पूछ रहा है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन में भी होती है और कोरल रीफ में भी होती है। तो इसका बी और सी दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, इसका उत्तर नंबर बी भी सही है और उत्तर नंबर सी भी सही है। इस बात को ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक है, और लोक सेवा आयोग ने भी बाद में दोनों प्रश्नों के उत्तर को ही सही माना है। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कॉप 21 कहां पे आयोजित हुआ था बताइए। कॉप 21 आपका कहां पे हुआ था? तो आप सबको पता है कि कॉप 21 आपका पेरिस में हुआ था 2015 में। ठीक है, कहां पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। तो कॉप 21 कब हुआ था? पेरिस में 2015 में। ठीक, आगे, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी बताइए। तो 2008 में किया गया था। ठीक है, कब लोकार्पित किया गया था? 2008 में जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना आपकी लोकार्पित की गई थी। आगे देखिए, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? तो आप सबको पता है कि सागर या महासागर का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? स्थिर होता है। आगे देखिए, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? 102 नंबर सवाल आपके सामने पूछ रहा है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए, हरे पेड़ों को काटने के लिए, खाद बनाने के लिए। तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए आपका इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई? तो इसको जलाने के लिए, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, तो ई वेस्ट को जलाने के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा है ना उसको जलाने के लिए किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे होते हैं उनको जलाने के लिए आपका इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर सवाल है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो आप सबको पता है डिक्लोफिनेक, जो कि पशुओं को दिया जाता है, उसको खा के ही आपके गिद्ध लगभग समाप्त हो गए हैं। गिद्धों के लिए संरक्षण केंद्र यूपी में कहां पे स्थापित किया गया है? यह भी सवाल पूछा गया कई बार। तो महाराजगंज में है। ठीक है, महाराजगंज में आपका गिद्धों के लिए संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक था? 104 नंबर सवाल आपके सामने है, पूछ रहा कौन सर्वाधिक गैसों का उत्सर्जक था CO2 का बताइए। चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका USA, भारत या फिर फ्रांस? तो ये आपका चाइना हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता बताइए। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। तो जो सौर ऊर्जा होता है वो आपका पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। 105 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए, यूपी स्पेशल से संबंधित सवाल है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा बताइए। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किससे होके नहीं जाता है? तो बस्ती से होके नहीं जाता है। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, अंबेडकर नगर, गाजीपुर और इन सब चीजों से होके आपका गुजरता है। ठीक है, कितने किलोमीटर लंबाई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की? तो 341 किलोमीटर आपके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है। इस बात को याद रखिएगा, 341 किलोमीटर की लंबाई इसकी है। ठीक है, कहां कहां से गुजरता है? तो देखिए, लखनऊ से चालू होता है आपका, लखनऊ में आएगा, बाराबंकी में आता है, फैजाबाद में आता है, अंबेडकर नगर में, अमेठी में, सुल्तानपुर में, आजमगढ़ में, मऊ में और गाजीपुर में। याद रहेगा, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, इसके बाद होते हुए जाएंगे आप मऊ और आजमगढ़। पहले आजमगढ़, अंबेडकर नगर के बाद आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद मऊ और मऊ के बाद गाजीपुर तक ये आपका एक्सप्रेसवे जाता है। तो लखनऊ से लेके गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया। ठीक है, 6 लेन है, इस बात को याद रखिएगा, लखनऊ से गाजीपुर। ठीक, चीजें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 14 जून से आपके आगे करंट अफेयर वाले सवाल। तो देखिए, 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? 107 नंबर सवाल आपसे यही पूछ रहा है। तो इसमें कुल 32 टीमों ने आपका भाग लिया था। आगे बढ़िए, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 रामायण सर्किट की शुरुआत कहां पे किया था?
108 नंबर सवाल आपके सामने है, पूछ रहा है कि रामायण सर्किट की शुरुआत मोदी जी ने कहां पे किया था? तो नेपाल में किया था। ये सब करंट अफेयर के सवाल हैं, सिर्फ इसको जान लीजिए। अभी तो करंट अफेयर 2022 और 23 का आएगा, 2018 का नहीं आएगा। संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नेंस सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का रैंक जो है वो क्या है? तो इसमें भारत की रैंक कितनी है? 96 थी उस समय। आगे बढ़िए, निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? तो पूछ रहा है कि निपाह वायरस आपका सबसे ज्यादा कहां पे फैला था? तो ये केरला में फैला था। ठीक है, केरला में फैला था। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में इसको राष्ट्र को आपका समर्पित किया गया था? मतलब कि कहां पे इसको समर्पित किए थे? तो बताइए कहां पे किए थे? दिल्ली में किए थे। ठीक है, आगे बढ़िए, वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 112 नंबर सवाल पूछा था कि विश्व में भारत का स्थान। तो विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना था? 136 था 2018 में, वर्तमान में 137 है। 15वां भारतीय प्रवासी दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित होगा? तो बताइए, प्रवासी भारतीय दिवस कहां पे आयोजित हुआ था? 113 नंबर। तो ये आपका हुआ था 2019 में वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस आपका कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी अफ्रीका से लौट के भारत वापस आए थे, तो इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिए, 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना किया गया था? एमएसपी। तो मतलब धान की एमएसपी 2018-19 के दौरान क्या थी? यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो धान की एमएसपी थी 1750 रुपया। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना? तो उस समय आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री कौन बने थे? इमरान खान जीते थे और चुनाव, और वो प्रधानमंत्री बने थे। वर्तमान में इनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 2018 के मैग्सेसे पुरस्कार को जीता था? बताइए। तो 2018 का मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता था? भारत वाटवानी ने, सोनम वांगचुक ने, उपयुक्त ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो 2018 का जो रमन मैग्सेसे था वो दोनों जीते थे, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। 116 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, 116 का आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, 117 नंबर सवाल है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 निम्नलिखित देशों में से कहां पे आयोजित किया गया? ब्राजील में, दक्षिण अफ्रीका में, रूस में, या चाइना में? तो ब्राजील में हुआ था। अब देखिए, याद कर लीजिए इसको, जैसे लिखा है आपका BRICS ब्रिक्स, तो ये इसी तरीके से साइक्लिक चलता है। लास्ट में साउथ अफ्रीका में हुआ, तो इसके बाद ब्रिटेन में होगा, ब्रिटेन के बाद रसिया में, रसिया के बाद इंडिया में, इंडिया के बाद चाइना में, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ऐसे क्रम से ये चलता है, इसको याद रखिएगा ब्रिक्स वाले में। तो लास्ट में साउथ अफ्रीका किया, तो अब की बार कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। ब्रिटेन के बाद रसिया, रसिया के बाद इंडिया, इंडिया के बाद चाइना। ठीक है, तो 18 के बाद 4 22 पूछेगा 2022 में कहां पे हुआ था? 2022 में आपका जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ वो चाइना में हुआ, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे, 118 नंबर सवाल आपके सामने आ गया है। दिया है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत की जो प्रजनन दर है FTR है वो कितना है? 2.2 है, जिसको 2026 तक योगी जी ने कितना लक्ष्य रखा है? 2.1% पे लाना इसका लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो FTR को 2.1% लाने का लक्ष्य रखा गया 2026 तक। आगे बढ़िए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट वनों के अंतर्गत आता है? बताइए। 2017 के अनुसार पूछ रहा है, उस समय कितना परसेंट वनों के अंतर्गत आ रहा था? तो 21.54% आ रहा था, जो कि वर्तमान में कितना हो गया है? 21.67% हो गया वर्तमान में। इस बात को याद रखिएगा। आगे, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो आप सबको पता है कि ओजोन सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है। चीजें क्लियर हैं? 120 नंबर सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित? बताइए। तो समलैंगिकता संबंधी जो नियम न्यायालय का निर्णय आया था सर्वोच्च न्यायालय का, वो किससे संबंधित है? यही सवाल पूछा था। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है, ना कि अनुच्छेद 377 से। ठीक है,
बहुत लोग गलत करके आए थे भैया, अनुच्छेद 377 मार के आए थे। तो जो आपका समलैंगिकता वाला मैटर है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है, ना कि अनुच्छेद 377 से, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़िए। दिया है मैनुअल लोपेज ओब्राडोर जुलाई 2018 में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, बताइए। मैनुअल लोपेज ओब्राडोर जुलाई 2018 में किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, तो ये आपके मैक्सिको के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, ठीक है। आगे देखिए, पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके प्रधानमंत्री को 10 वर्ष की जेल की सजा दी गई, बताइए। पनामा पेपर लीक में 10 वर्ष की जेल की सजा किसको दी गई थी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को, ठीक है, शरीफ को। जुलाई 2018 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजन के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी रहते, बताइए। 124 नंबर सवाल आपका है। तो असम में कहा गया है कि 40 लाख से ज्यादा अवैध शरणार्थी वहां पे रह रहे हैं। 125 सवाल था, जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफर वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया, बताइए। जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफर वायु गुणवत्ता मौसम प्रणाली का उद्घाटन किया गया। 125 नंबर सवाल आपके सामने है। रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, तो स्वास्थ्य मंत्री जो उस समय थे डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये आपका किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पे चला, बताइए। तो इस झील का पता आपको किस ग्रह पे चला है, दिया बृहस्पति पर, शनि पर, शुक्र पर या मंगल पर। तो इस ग्रह का पता बच्चों कहां पे चला है, मंगल पे चला है, यानी मार्स पे चला है, ठीक है। आगे 127 नंबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग से 12 जून 2018 को किस देश में मुलाकात किया था, और यह सवाल बन गया था, एग्जाम में पूछ लिया था। तो सिंगापुर में दोनों मिले थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा किसको घोषित किया गया, बताइए। वो नदी कौन सी है जिसको प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया, तो गोमती नदी को प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है। आइए, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है किसके बीच में, तो आप सबको पता है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। आगे 130 नंबर सवाल आपके सामने है, देखिएगा। 130 नंबर सवाल क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया। तो देखिए, इलाहाबाद को आपका चुना गया है, कानपुर को क्या किया है, चुना गया है, बताइए। 130 नंबर सवाल। इसके अलावा लखनऊ को चुना गया है, लेकिन गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं किया गया है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आपके यूपी के कितने जिले शामिल हैं, 10 जिले शामिल हैं, ठीक है। यूपी के 10 जिले स्मार्ट सिटी में शामिल किए गए, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो 1973 में शुरू किया गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर ऑप्शन में दिया ही नहीं है, 1972 यही नजदीकी ऑप्शन है। वैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया है, 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जी सकता है, बताइए। तो कौन सा जानवर ऐसा है जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जी सकता है, तो कंगारू चूहा ऐसा है जो बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जी सकता है। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बताइए। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो नॉर्मन बोरलॉग को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, शांति के लिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता, बताइए। विज्ञान किसको नहीं माना जाता, 134 नंबर सवाल। तो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी को विज्ञान नहीं माना जाता है, ठीक। आगे 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था, 2017 के राष्ट्रीय चुनाव में यूपीए का जो चुनाव हुआ था उसमें कौन था, तो मीरा कुमार बनाई गई थी उसमें, ठीक है, उम्मीदवार। आगे देखिए, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन है, कौन था, बताइए। तो अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है। कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। अभी कौन है, सुमन बेरी हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है, तो संविधानेतर संस्था का मतलब जिसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है, 315 में दिया गया भैया, आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में दिया है। आर्टिकल 280 में आपका वित्त आयोग के बारे में दिया है।
निर्वाचन आयोग के बारे में भी आर्टिकल 326 वगैरह में दिया ही गया है, ठीक है, निर्वाचन आयोग भी है, लेकिन नीति आयोग इसमें शामिल नहीं है संविधान में। तो ये आपकी संविधान से इतर संस्था होगी नीति आयोग। आगे, ढींग एक्सप्रेस किसको कहा जाता था? तो हिमा दास का मुंहबुरा नाम क्या था? ढींग एक्सप्रेस था, ठीक। आगे देखिए, मैरी कॉम को हाल ही में निम्न में से किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? बताइए। 139 नंबर सवाल में पूछ रहा कि मैरी कॉम को किसका बनाया गया था? तो 2018 में मैरी कॉम को बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो ये भारत और रूस का है, ठीक है। ब्रह्मोस भारत और रूस का है, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रह्मोस भारत और रूस का है, ठीक। चलिए आगे, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किससे में अवस्थित है? 141 नंबर सवाल, बताइए कहां पे है? तो आप सबको पता है कि तिरुपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है, ठीक है। कहां पे ये मंदिर है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में ये आपका स्थित है, ठीक है, चित्तूर जिले में स्थित है। जितनी पहाड़ियां दी गई है इनमें से किसी पहाड़ी पे भगवान वेंकटेश्वर का ये मंदिर आपका स्थित नहीं है, ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। ये किस पहाड़ी पे है? तो ये तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है, ये आपका तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है, तिरुमला की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, तिरुमला की पहाड़ी पर ये आपका स्थित है, इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? बताइए, इन निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सबसे ज्यादा है? तो प्रति गाय औसत उत्पादन में डेनमार्क ज्यादा है, ठीक। आगे देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए दिया है, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, एबीसी इंडेक्स जो है ये किससे संबंधित है? तो एबीसी इंडेक्स आपका स्वास्थ्य हेल्थ से संबंधित है। आगे देखिए, दिया निम्न में से कौन सा कथन ऐसा है जो सही है? बताइए, कौन सा कथन सही है? दिया है, आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं, तो बिल्कुल सही है। दिया है, भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। दिया, भारत आपदा मुक्त देश है, ये किसने कह दिया भैया कि भारत आपदा मुक्त है? मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं, तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही है और 3 नंबर आपका गलत है। आगे, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी? बताइए, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक आपकी स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई है। आइंस्टाइन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? बताइए, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो आइंस्टाइन को जो नोबेल पुरस्कार दिया है वो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए आइंस्टाइन को नोबेल दिया गया था। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है? बताइए, तो अशोक चंद्रा द्वारा आर्थिक मंत्रिपरिषद किसको कहा गया है? योजना आयोग को कहा गया, जो कि 1 जनवरी 2015 से क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजय बारू हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक, ठीक है। आगे बढ़िए, दिया है, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? बताइए, महिला एवं बाल विकास के लिए आपका स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, ठीक है, स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में। इनमें से कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, 1985, 86 और ये सारे ऑप्शन आपके आयोग के द्वारा गलत दिए गए थे, इसलिए इसका उत्तर जो है ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। तो अलग से कब स्थापित किया गया? 2006 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अलग से आपका स्थापित किया गया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, 2018 का पेपर हमने सॉल्व कर लिया पीसीएस प्री का। तो अब तक आपके कुल पेपरों की संख्या देखिए कितने सॉल्व कर चुके हमने, क्या क्या सॉल्व किया है? 2022 का पेपर आपने सॉल्व किया, 2021 का पेपर हमने आपको सॉल्व करा दिया पीसीएस प्री का, 2020 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं आप लोग,
2019 का भी पेपर आपने सॉल्व कर लिया, 2022, 2021, 2020, 2019 और ये आपका 2018। ठीक है, तो ये 5 पेपर आप आज समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग 2017 का देखेंगे, 2016 का देखेंगे, 2015 का, 14 का और 13 का। जब से सिलेबस आपका चेंज हुआ है 2012 के बाद से, तो 12 के बाद से हम सारे पेपर आपका सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लगभग 11 पेपर हमको सॉल्व करना है, जिसमें हमने 5 पेपर आपको सॉल्व करा दिया है। तो हमारे साथ आप सब जुड़े रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि ये जो वीडियो आपको मिल रही है यूपी पीसीएस प्री से संबंधित, ये जिनका भी एग्जाम 14 मई को प्रस्तावित है उनको ये सारे वीडियो मिल पाए और ये बेहतरीन ढंग से आपको पेपर सॉल्व कराया गया, बुक में भी मिल जाएगा। इसका आप अगर पीडीएफ चाहते हैं और ई बुक फॉर्मेट में इन सारे क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप का नाम है YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहां पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा दी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।